नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, जहां काशीवासियों को बड़ी सौगात देंगे पीएम। आज रात रोपवे का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही आज बरेका में वो रुकेंगे, जहां कल ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। कल वो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम मीटिंग भी करेंगे। तो काशीवासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी का उनका ये दौरा है। आज रात वो बरेका में ही रुकेंगे, जहां कल वो बनारस से खजुराहो तक के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र से ही वो वर्चुअली कई अन्य प्रदेशों के लिए भी वंदे भारत ट्रेन को यहां से वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम मोदी का ये काशी दौरा, जहां पर वो काशीवासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात देंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का? चूंकि बेहद खास कल का कार्यक्रम है, वो यहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और काशीवासियों को एक बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। या बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे हैं। लोगों ने फूलों से वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस वक्त वो बरेका में मौजूद है। अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी चर्चा हो रही है। कई सारे वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से उनकी चर्चा हुई है। और हम जहां मौजूद हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो दिलचस्प तस्वीरें। किस तरह दुल्हन की तरह बनारस स्टेशन को सजाया गया है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन को नजर आएंगे, जो यहां से खजुराहो तक जाएगी। साथ ही साथ 3 और सुपरफास्ट ट्रेनें हैं जिनको वो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। पूरी काशी नगरी इसी तरह जगमगा रही है, सजी है, धजी है दुल्हन की तरह, क्योंकि उनके सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार अपने संसदीय क्षेत्र में है, खास तोहफे को लेकर। जो सफर दिनों में होता था उन्हें घंटों में तब्दील कर दिया जाएगा इस ट्रेन की रफ्तार के जरिए। और ये एक बहुत बड़ी सौगात है काशीवासियों के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए। ये दौरा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है कि जहां एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जहां कल इसी बनारस स्टेशन के अंदर वो अपना उद्बोधन भी करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे काशीवासियों से? हर बार कुछ खास सौगात, कुछ खास तोहफे लेकर आते हैं। इस बार क्या कुछ कहते नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और खासा उत्साह पूरे काशी में देखने को मिला। चारों तरफ आपको सजावट, पुलिस का लंबा चौड़ा इंतजाम, सुरक्षा के कई सारे अलग अलग वर्टिकल्स तैनात किए गए हैं और चारों तरफ इसी तरह की तस्वीरें जो पूरे काशी में है वो देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखिए जब जब पीएम नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं यहाँ पर यहाँ की जनता का सेवक बनकर आया हूँ, मैं एक सांसद के तौर पर यहाँ पर पहुंचा हूँ, एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। और यही वजह है कि अभिषेक, आपने भी देखा होगा जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं, कितनी बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की वर्षा हमने लगातार देखी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री भी बाकायदा हाथ ऊपर कर अभिवादन स्वीकार करते हैं। लोगों का कौतूहल, लोगों का प्रधानमंत्री की एक झलक देखने की उनकी आंखों में वो चमक देखने को मिलती है। अभी हम मौजूद थे बरेका पे, वहां लोगों से बात कर रहे थे। वह बनारस स्टेशन है, यहाँ पर कल जो हुजूम देखने को मिलेगा अंदर से लेकर बाहर तक, वो तो देखते ही बनेगा। लेकिन पूरे काशी में भी एक अलग उत्साह है। इससे पहले के दौरों में प्रधानमंत्री रात्रि भ्रमण के लिए भी निकले थे और इस बार भी उम्मीद की जा रही कि कहीं प्रधानमंत्री रात्रि भ्रमण के लिए ना निकले, लिहाजा उसको लेकर भी पूरे काशी में लोग बड़े उत्साहित हैं कि कहीं अचानक से वो स्टेशन पर ना आ जाए, कहीं अचानक वो तैयारियां देखने ना पहुंच जाए। लिहाजा इसको लेकर भी बड़ा कौतूहल है लोगों के मन में। और देखना होगा कि इस बार काशी वासियों को क्या कुछ कहते हैं उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री नजर आते हैं चुनावी माहौल के बीच। जी
बिल्कुल अभिषेक, चूंकि एक तरफ जहां बिहार का चुनाव है, वहीं उत्तर प्रदेश में वो भी काशी में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन बहुत गहरा संदेश भी उनके विपक्षियों को देता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। चलिए अब आपको खबर बताते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात। जेल से निकलने के बाद ये दूसरी बार दोनों के बीच मुलाकात हुई है। आजम खान ने कहा कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। आजम ने बातचीत के बारे में कुछ भी बताने से हालांकि इनकार कर दिया है। अखिलेश से क्या बात हुई है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कहना है आजम खान का। तो आजम खान के जेल से निकलने के बाद ये दूसरी बार अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आजम खान ने यह जरूर कहा है कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन उनकी और अखिलेश यादव के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो ये दोबारा मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई संदेश इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच बातचीत क्या हुई है। क्या इस बातचीत का संबंध आने वाले चुनावों से है? क्या इस बातचीत का संबंध आजम खान के सपा में बने रहने को लेकर है, या उनकी किसी नाराजगी को दूर करने को लेकर ये दोबारा बातचीत हुई है? सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, समझते हैं इस पूरे मामले को। नरेंद्र, जानकारी दीजिए कब ये पूरी मुलाकात हुई है और आखिर इस मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है उसके बारे में कुछ भी बताने से आजम खान ने इनकार क्यों कर दिया? देखिए अपूर्वा, ये मुलाकात आज सुबह हुई है और अखिलेश यादव से आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उनके आवास पर ये मुलाकात हुई। देखिए, राजनीति में एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, जब विपरीत परिस्थितियां रहती हैं तो ऐसे में नेताओं के बयान भी बहुत अच्छे आते हैं। जब कोई पार्टी छोड़ता है, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जब सपा छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं, और उसके बाद वो लोग पार्टी छोड़े और भीतरघात किए। और इसी तरीके से आजम खां काफ़ी दिनों के बाद अखिलेश यादव उनके घर गए और इसके बाद आज उनके घर पर आए तो उन्होंने कहा कि कुछ हाले दिल हमने कहा, कुछ हाले दिल उन्होंने कहा। तो फिर यहाँ पर दिल आ गया, अंतरात्मा, दिल, ये सारी चीज़ें आती हैं और जो हकीकत होती है वो पर्दे के पीछे रहती है। आजम खान ने जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद गोलमोल जवाब दिया, शायराना अंदाज में बातें करते थे और एक उनके वाक्य के दो अर्थ होते थे और लगातार नाराज़गी की बातें आती थी। लेकिन अखिलेश यादव गए, उसके बाद भी उनके बयानों में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया। लेकिन आज जब अखिलेश यादव के घर आजम खान मिलने आए तो दोनों के सुर बदले हुए थे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, न जाने कितनी यादें संग लेकर आए। अब वो यादें कहाँ की हैं, जेल की यादें हैं या जब वो मंत्री थे तब की यादें हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पर्दे के पीछे हुआ है। आजम खां को मनाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफल हुए हैं। यही वजह है कि आज जो है आजम खां खुलकर बोले हैं, तमाम मुद्दों पर बोले हैं, सरकार पर बोले हैं और उन्होंने अपने ऊपर जो जुर्म हुआ उसको कहा कि हमारे ऊपर जुर्म किया गया, ज्यादती की गई, परेशान किया गया, मैं सबसे बड़ा माफिया हूं। तो कहीं ना कहीं आज जिस अंदाज में आजम खां बोल रहे थे उसको देखते हुए यही लग रहा था कि आजम खां और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में बातें सार्थक हुई हैं। और जिस तरीके से रामपुर के आसपास की जो समीकरण है, जो टिकट होते हैं, उनकी डिमांड रहती है, आजम खां के हिसाब से टिकट देना रहता है और वहाँ पर सांसद को लेकर एक तनातनी का माहौल है। तो कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर मिला होगा, पक्का आश्वासन मिला होगा आजम खां को, इसीलिए आज उनके सुर बदले हुए थे और एक तरीके से जो दूरियों की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं नजदीकियों में दिखाई पड़ी। अपूर्वा, बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि ये दूसरी बार की मुलाकात है इसीलिए ये माना जा सकता है कि जो गहमा गहमी दोनों के बीच में चल रही थी वो कहीं थोड़ी ठंडी पड़ी है, इसीलिए दोबारा मुलाकात करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। हालांकि इस पूरे मुलाकात के मायने तो खूब निकाले जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं या मामला कुछ ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव को, इसीलिए वो फिर वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन आजम खान का ये कहना कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये अन्याय समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ है या फिर ये अन्याय बीजेपी की वजह से हुआ है?
देखिए, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्याय हुआ है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्याय हुआ है, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस पे कार्रवाई की गई है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित तौर पर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर जाता है। और इस मामले में लगातार आजम खां जी। आज खुलकर बोले हैं। पहले तो तमाम चीजें उन्होंने कही, और जिस तरीके से ठीक मुकदमे है, दर्ज हुए बिल्कुल उन सारी चीजों को नरेंद्र, लेकर चूंकि अब जब तक आजम खान इस पूरे मुलाकात में क्या बातचीत हुई है वो खुद इस बारे में खुलकर या अखिलेश यादव खुलकर नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे, तब तक तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप भी है। अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में तैनात था। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का ये आरोप है। अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में था तैनात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं सहारनपुर से, जहां एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद को गिरफ्तार किया है। एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन आ रहा सामने। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप लगा है। तो अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में था तैनात। सहारनपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आया है, जहां जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। अंबाला रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में था तैनात। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रभान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रभान, क्या है ये पूरा मामला और क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की गई है? देखिए, मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है एक आदिल अहमद नाम का एक व्यक्ति जो है यहाँ पे एक हॉस्पिटल में जो है एमबीबीएस किए हुए और जो यहाँ पे जो डॉक्टर के पद पे तैनात था। निजी हॉस्पिटल था जहाँ पे वो अपनी नौकरी कर रहा था, और यहाँ पे वो काफी समय से बताते हैं कि 6 महीने से वो यहाँ पे नौकरी कर रहा था। इससे पहले भी सहारनपुर के अन्य हॉस्पिटल में भी वो यहाँ पे नौकरी कर चुका है। लेकिन जब बाद में आज जब ये कार्रवाई हुई है तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस यहाँ पे पहुंची है और उसने जो है इससे आदिल अहमद को यहाँ से गिरफ्तार किया है, जिसके जो तार है जैश ए मोहम्मद से जुड़ते हुए यहाँ पे सामने आए हैं। क्योंकि जो है जो घटना हो जो घटी है वो घटना जम्मू एंड कश्मीर में घटी थी, जहाँ पर जो है जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर थे वो पोस्टर जो है उसने जो है वहाँ पे चिपकाए थे, जिसकी जो सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पे जो उसको चेहरा उसका आया। फिर उसके बाद में सर्विलांस जो टीम थी उसने जब पता किया तो वो व्यक्ति जो है सहारनपुर में यहाँ पे काम करता हुआ यहाँ पे मिला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा बताते हैं कि जो जैश ए मोहम्मद जो आतंकी जो संगठन है उससे कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आज जो है उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। और जो है उसको जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो श्रीनगर यहाँ से लेके उसको गई है। कई बिंदुओं पे यहाँ पे पूछताछ की जा रही है कि जो है यहाँ पे जो उसके तार के किससे जुड़े हुए हैं, किस किस से मिलता था और किस किस से यहाँ पे बात किया करता था। अब इस चीज को लेके जो यहाँ का जो लोकल जो इंटेलिजेंस है वो भी यहाँ पे जो है इस समय सक्रिय यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि जो है इससे पहले सहारनपुर की जो लोकल इंटेलिजेंस थी उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब ये घटना जब वहाँ पे घटती है तो उसके बाद में जो है यहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो भी अब हरकत में आई है। और देखने वाली बात होगी कि जांच में जो चीज निकल के आती है वो क्या चीज होती है और कहाँ से उसके जो तार जुड़े हुए हैं वो चीज भी निश्चित तौर पे दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रभान सिंह जी इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर आजमगढ़ से मिल रही है, जहां यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। आजमगढ़ के रौनापार इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। वाकिफ के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। तो मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। हत्या, लूट समेत उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। आजमगढ़ के रौनापार इलाके में ये मुठभेड़ हुई है।
तो वाकिफ के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। तो आजमगढ़ से ये बड़ी जानकारी, जहां यूपीएसटीएफ की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। हत्या, लूट समेत उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। आजमगढ़ के रौनापार इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये वाकिफ के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। आजमगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। हत्या, लूट समेत 10 के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। आजमगढ़ के रौनापार इलाके कसने की तैयारी की जा रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर और किस तरह से वाकिफ के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, योगी राज्य में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं। वही देखते हुए आजमगढ़ में यूपीएसटीएफ और आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने 50,000 की इनामी को रौनापाल थाना क्षेत्र के जोकारा के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आपको बता दें, कहीं न कहीं पुलिस को सुराग मिली थी कि ये मोहम्मद आकिफ नाम का व्यक्ति जो है, जिसमें 40 से अधिक मुकदमे कायम है इसके ऊपर, और ये अंतर जनपदीय अपराधी है और इसने हत्या, लूट, डकैती और गोकशी के भी कामों में लिप्त रहा है। उसी को देखते हुए पुलिस ने जो है इनकी रेकी किया। रेकी करने के बाद इनको पुलिस को इनपुट मिली कि ये रौनापाल थाना क्षेत्र के जोकारा के पास कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने जब घेराबंदी किया तो पुलिस पे जो है इसने जवाबी फायरिंग किया। इसके साथ 3 अन्य साथी थे जो मौके के फायदा उठा करके भाग लिए, लेकिन पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग किया तो उसमें मोहम्मद आकिफ को गोली लग गई। और गोली लगने के बाद जब पुलिस ने जो है मोहम्मद आकिफ को सीएचसी रौनापाल ले गए तो वहां से डॉक्टरों ने इनको रेफर कर दिया जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय पहुंचने के बाद वहां ने डॉक्टर ने चेक करने के बाद इनको मृत घोषित कर दिया। कहीं न कहीं 50,000 का इनामी बहुत ही कुख्यात था ये, और आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 2023 से ये जो है अपराध के जगत में आया था और इसने बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि आज आसपास जिलों में भी इसके बहुत तगड़े नेटवर्क थे, और तो नेपाल तक इसके नेटवर्क थे। अब पुलिस खंगालने में लगी हुई है। इनकी जितने भी अपराधी इनके साथ ही हैं उनको अपराध में लिप्त पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।